पर आपके प्रश्न जारी हैं कि क्या 10th वाले बच्चे, जो कि एक जायज प्रश्न है, क्या 10th वाले बच्चे इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे। 2019 में इतने ज्यादा फॉर्म गिरे ना, उनको सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने एक और रिवाइज नोटिफिकेशन डाला कि आपका CBT 1 अब 2 होंगे। 2 मिनट के अंदर 100 मीटर दौड़ना पड़ता है 35 kg वजन को लेके। जिसके नंबर ज्यादा आएंगे उसको ये पोस्ट मिलेगी क्या, या कम मिलेंगे उसको मिलेगी क्या, नहीं। और पॉइंट्समैन ही एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसी पोस्ट है ग्रुप डी लेवल 1 में कि आपको A2 स्टैंडर्ड मैच कराना पड़ता है उसके अंदर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल ALP रवि चौहान में। 32,428 वैकेंसीज लेवल 1 ग्रुप डी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन शॉर्ट वाला आ चुका है, जिसका फुल नोटिफिकेशन आना जारी है। पर आपके प्रश्न जारी हैं कि क्या 10th वाले बच्चे, जो कि एक जायज प्रश्न है, क्या 10th वाले बच्चे इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे तो कितनी वैकेंसीज के लिए होंगे, 2018 में कितनी वैकेंसीज के लिए थे और 2019 में कितनी वैकेंसीज के लिए थे, बात करने वाले हैं। सेकंड, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कितने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। 2018 में 1 दिया था तो 2019 में 2 दिए थे, तो अब की बार कितने होंगे। वैकेंसीज बढ़ेंगी या नहीं उसके ऊपर भी बात करेंगे। कौन सी पोस्ट को आपको फॉर्म भरते समय सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहिए और क्यों, उसकी जॉब प्रोफाइल के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है CBT 1 का, और CBT 2 होगा तो उसका क्या रहेगा। कौन सी किताबें ऐसी है जो आपके पूरे ग्रुप डी में काम आने वाली है लेवल 1 पोस्ट के लिए। फॉर्म भरने से पहले अभी आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेने हैं और फॉर्म भरते समय क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा इन सभी पोस्ट के लिए, आज हम सभी बातों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट सिलेबस के बारे में बता दूं तो CBT 1 होगा चाहे CBT 2, मैथ, रीजनिंग, GK GS और करंट अफेयर्स ही आने वाले हैं। और इनके लिए आपको आज से एक एक प्रैक्टिस सेट अगर लगाना चालू करते हैं, 4-5 महीने आपके पास में है, और अगर एक एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको इसका पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से आते हैं और कैसे आते हैं। 4-5 महीने में आप सिलेबस भी कंप्लीट कर दोगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, किरण पब्लिकेशन की इन किताबों को उठाइए, मैथ, रीजनिंग, GK GS और आपकी साइंस यहां से कंप्लीट हो जाएगी। नो डाउट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इनको आपने रगड़ के अगर पढ़ दिया तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या केवल 10th किए हुए बच्चे इन फॉर्म को भर पाएंगे। 2018 के अंदर 5 से 6 पोस्ट ऐसी थी जो केवल 10th वाले बच्चे इस फॉर्म को भर सकते थे। 2019 के अंदर लिख के आया था कि आप जो 17 पूरी पोस्ट है उनके लिए 10th वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। 10th के साथ में अगर आपने एमप्रैक्टिस किया है तो भी एलिजिबल है, 10th के साथ में ITI किया है तो वो भी एलिजिबल है। अब 2024 में क्या होने वाला है, वो फुल नोटिफिकेशन आएगा और मुझे उम्मीदें ऐसी हैं कि जिस तरह से 2019 का आया था कि सभी पोस्ट के लिए 10th वाले बच्चे एलिजिबल हो सकते हैं, ऐसा ही आएगा। पर जब प्रॉपर फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी इस चीज को क्लियर कर पाएंगे। और हाँ, जिन बच्चों का रिजल्ट वेटिंग रह जाता है नोटिफिकेशन की लास्ट डेट फॉर्म भरने की तब तक, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट इससे पहले आ जाता है, लास्ट डेट से पहले आ जाता है, सब कुछ आपके पास में होता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, नो डाउट। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। 2018 के अंदर अगर बात करूं तो एक CBT हुआ, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक था, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हुआ, उसके बाद मेडिकल और DV, ये 3-4 चीजें होती हैं। पर 2019 में भी इसी तरह का नोटिफिकेशन आया, पर 1 लाख प्लस वैकेंसीज थी 2019 में। 2018 में 62-63 हजार वैकेंसीज थी। 2019 में इतने ज्यादा फॉर्म गिरे ना, उनको सिलेक्शन करने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने एक और रिवाइज नोटिफिकेशन डाला कि आपका CBT 1 अब 2 होंगे। ठीक है, बात करता हूं कैसे कैसे सारी चीजें डिस्कस हम करने वाले हैं। तो 2024 में भी अब देखिए 32,000 प्लस वैकेंसी आई है। अब CBT 1 डालेंगे या दोनों डालेंगे, वो अगर प्रीवियस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं CBT 1 और CBT 2 दोनों हो सकते हैं। पर अगर ज्यादा फॉर्म नहीं डले तो आपका एक ही एग्जाम में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं CBT 1 में आता क्या क्या है। देखिए, CBT 1 आपका 90 मिनट्स का होगा, उसी तरह CBT 2 भी आपका 90 मिनट्स का होगा। CBT 1 में 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जबकि CBT 2 के अंदर 120 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब थोड़ा टाइम कम है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और एक्यूरेसी भी लानी पड़ेगी। ठीक है, बात करता हूं कैसे कैसे सिलेबस रहता है। मैथ आपका 35 मार्क्स का रहता है, रीजनिंग आपकी 35 मार्क्स की रहती है, GK और करंट अफेयर्स 25 मार्क्स की रहती है, और अलग से साइंस के लिए दिया गया है 30 मार्क्स का। तो किताबों को भूलना नहीं, अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बात कर लेता हूं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। मेल और फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल होते हैं ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के लिए, है ना। तो मेल के लिए मैं बता देता हूं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या करना पड़ता है। 2 आपके टेस्ट होते हैं। एक तो आपको 2 मिनट के अंदर 100 मीटर दौड़ना पड़ता है 35 kg वजन को लेके। ठीक है, आपको उसको गिराना नहीं है, एक बार उठा लिया तो आपको वहां पे 100 मीटर के बाद ही उसको रखना है 2 मिनट के अंदर। इसी तरह फीमेल्स के लिए भी यही 100 मीटर की दूरी है, टाइम आपके पास में वही 2 मिनट है, पर आपका वेट कम कर दिया गया है क्योंकि फिजिकल एफिशिएंसी को देखते हुए आपका वेट रखा गया है, जो आपको बोझा उठाना है वो 20 kg का उठाना है। ठीक है,
अब आपकी 1 किलोमीटर और भागना है दोनों को, मेल और फीमेल को। मेल के लिए जो टाइमिंग है वो है 4 मिनट 15 सेकंड। इसके अंदर आपको रेस कंप्लीट कर लेनी है। जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनकी फिजिकल फिटनेस ठीक है और जो अभी भी ठीक नहीं है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 4-5 महीने बहुत होते हैं। 4 मिनट 15 सेकंड बहुत है। फीमेल्स के लिए 1000 मीटर को 5 मिनट 40 सेकंड में क्लियर करना है, जो कि आराम से, अगर आप चलते भी हैं नॉर्मली थोड़ा सा स्पीड में, तो भी आराम से क्लियर हो जाएगा। टाइमिंग का आवश्यकता ज्यादा नहीं है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और फिर आ जाता है आपका मेडिकल आसान होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड में सारे दिखा दूंगा किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपको मैच करना है, 1-2 के लिए मैं बता भी दूंगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सारे आपके पास में रहते ही हैं, कुछ खास जरूरत नहीं है। अगर आपने अप्रेंटिस किया तो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट आपके पास में होगा, अगर आपने ITI किया था वो भी आपके पास में होगा, 10th का तो होता ही है सबके पास में, बस इनको सही से रखना है। अब बात कर लेता हूं वैकेंसी इंक्रीज होने के चांसेस कितने हैं। देखिए, मुझे जो लगता है पर्सनली कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी। 2019 के बाद में 2024 में वैकेंसी आई है, तो इनकी उम्मीदें हैं कि चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी आप इतना ही मान के चले। पोस्ट कौन सी सबसे अच्छी, मैं बार बार बताता भी रहता हूं, सबसे अच्छी पोस्ट थी वैसे तो हॉस्पिटल हेल्पर की, जो कि अब की बार इसमें इंट्रोड्यूस नहीं की है। हो सकता है रिवाइज नोटिफिकेशन आए उसमें आ जाए, पर जो वैकेंसीज दी हुई है, जो पोस्ट दी हुई है, उनमें सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, मुझे जो लगती है वो है पॉइंट्समैन की। सबसे पहला कारण, उसको क्यों आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर जिसके नंबर ज्यादा आएंगे उसको ये पोस्ट मिलेगी क्या, या कम मिलेंगे उसको मिलेगी क्या। नहीं, पोस्ट मिलती है। आपने जैसे पोस्ट प्रेफरेंस डाली कि सबसे पहले आपने मान लीजिए डाल दिया हेल्पर मैकेनिकल और पॉइंट्समैन को सबसे नीचे रख दिया, और हेल्पर मैकेनिकल के लिए आपने जो मार्क्स सिक्योर करने थे वो आपको मिल गई, तो आपको फिर पॉइंट्समैन की पोस्ट नहीं देंगे। अगर आपने सबसे ऊपर पोस्ट प्रेफरेंस में रखा पॉइंट्समैन को और आपने उतने मार्क्स जितने उसकी कट ऑफ गई है उतने क्लियर कर दिए, तो आपको सबसे पहले पॉइंट्समैन की पोस्ट मिलेगी। आपने सबसे नीचे रख दिया तो आपको सबसे ऊपर वाली जो पोस्ट है जिसकी कट ऑफ कम गई है आपने वो क्लियर कर ही ली है। बेशक आपने पॉइंट्समैन की भी की, पर आपने उसको पोस्ट प्रेफरेंस में कम रखा है, इसलिए आपको सबसे ऊपर वाली मिलने वाली है। अब बात करूं पॉइंट्समैन मुझे पर्सनली क्यों अच्छा लगता है। देखिए, आपके पास में स्टेशन मास्टर के पास में बैठने के लिए स्टेशन कैबिन रहता है, वहां पर आपके पास में सफिशिएंट टाइम होता है। वहां पे आपके पास में 2 जगह पे ड्यूटी लगती है। एक तो जहां पे थोड़ा रश रहता है, वहां पे आपको समय पढ़ाई करने के लिए कम मिलेगा, पर जहां पे छोटे छोटे साइड स्टेशन होते हैं वहां पे कुछ कुछ गाड़ियां कभी कभी स्टेबल होती हैं, तो वहां पे आप पढ़ते रहिए। कभी गाड़ी आई तो उसके साथ में एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, या तो फिर आप ड्राइवर या असिस्टेंट को मेमो देने चले गए, इतना ही होता है। या फिर आपने कोई अथॉरिटी देनी है वो देने चले गए, या कोई गाड़ी आपकी बंद हुई तो उसको स्टेबल करना है, मतलब उसको चक्कों पे चेन लगानी है, या फिर उसके हैंड ब्रेक को कसना होता है, 6 आगे 6 पीछे ऐसे रहता है। ऐसा इतना ही काम होता है पॉइंट्समैन का। या फिर कभी कभी जो ट्रैफिक गेट होता है जो स्टेशन सेक्शन के अंदर होता है, उसके अंदर आपको गेटमैन के लिए भी असाइन कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्समैन ही उस ट्रैफिक गेट के अंदर एज ए गेटमैन काम करता है। और उसमें तो और आसान होता है, जब जब गाड़ियां आएंगी तब तब आपको गेट बंद करना है और खोलना है, फिर पढ़ते रहो, ठीक है। प्रमोशन में भी इसमें बहुत ही अच्छा होता है। 2 साल के बाद में आपका सीधा प्रमोशन होता है। अभी पॉइंट्स B ग्रेड पे लगेंगे, मतलब असिस्टेंट पॉइंट्समैन लगेंगे, तो फिर आप पॉइंट्समैन के लिए प्रमोट हो जाएंगे। फिर इनमें एक अलग चीज है, LDC जो है आप ग्रुप D लेवल वाले सभी भर सकते हैं, पर स्टेशन मास्टर के लिए जो LDC का फॉर्म भरा जाता है वो अपने पॉइंट्समैन वाले ही बच्चे भर सकते हैं, तो इनको जल्दी से स्टेशन मास्टर बनने की अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाती है। और इनके पास में तैयारी करने के लिए भी सफिशिएंट टाइम होता है, तो ये और अदर जो LDC वगैरह या GDC वगैरह हैं, तो उतने और जो ग्रुप D की पोस्ट है उनमें सबसे अच्छी तैयारी करके और पोस्ट को पा भी लेते हैं, अगर कॉमन एग्जाम लिया जाए तो भी। आपका हो सकता है पर्सनली कोई और पोस्ट अच्छी लगती हो तो आप उसको पोस्ट प्रेफरेंस में डालिएगा। मुझे जो अच्छी लगती है, अगर मैं फॉर्म भरता इस तरह का तो मैं इसको डालता। और पॉइंट्समैन ही एक ऐसी कैटेगरी है, एक ऐसी पोस्ट है ग्रुप D लेवल 1 में कि आपको A2 स्टैंडर्ड मैच कराना पड़ता है। उसके अंदर A2 का मतलब है आपकी आईज विदाउट ग्लासेस 6/9 और 6/9 होनी चाहिए, क्योंकि आपको उस समय रनिंग में जो ट्रेन जा रही है उनमें देखना पड़ता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई चीज लटक तो नहीं रही है, या फिर सब कुछ ठीक है, कोई चक्का लाल तो नहीं है, कोई गर्म तो नहीं है। तो आपकी आईसाइट अगर बराबर नहीं होगी तो फिर आप पॉइंट्समैन की कैटेगरी में फिट नहीं बैठ पाएंगे। तो अपनी आईज का भी ध्यान रखिए। और इसमें आपको सभी प्रकार के टेस्ट तो क्लियर करने ही पड़ते हैं, साथ में जो आपका कलर ब्लाइंडेड टेस्ट है वो भी पास करना पड़ता है। और अब जितनी भी वैकेंसीज उसमें आप देखोगे कि B1, C1, C2, B2 इस तरह की कैटेगरी है, उसमें आप सब पास कर जाएंगे। पर A2 और A1 लोको पायलट के लिए चाहिए, और A2 आपको इसके लिए चाहिए होती है और स्टेशन मास्टर के लिए चाहिए होती है। और जब 2018 के अंदर नोटिफिकेशन आया था ग्रुप D का, तो उसमें 5-6 पोस्ट जो मैं बता रहा हूं कि आपके पास में थी, जिसमें केवल 10th वाले बच्चे एलिजिबल थे, तो वहां पर पॉइंट्समैन ही ऐसी पोस्ट थी जिसमें आप 10th वाले बच्चे एलिजिबल थे। और दूसरा था हॉस्पिटल अटेंडेंट, तीसरा था आपका गेटमैन, पोर्टर, हमाल, स्वीपर कम पोर्टर, ये 4-5 पोस्ट थी जिसके लिए आप एलिजिबल थे। पर अब की बार यहाँ पर केवल पॉइंट्समैन की पोस्ट है। तो अच्छी बात यह है कि 5000 प्लस में पोस्ट है
और 10th वाले बच्चे इसके लिए तो एलिजिबल हो पाएंगे अगर ऐसे छाट के दिया तो कि भाई नहीं आप केवल 10th वाले बच्चे इस पोस्ट के लिए, पर मुझे लगता है कि आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे। अब बात कर लो दोस्तों, फॉर्म के आने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई और आरपीएफ के अंदर बहुत सारे बच्चों को इस तरह से करते हुए कि सर हमारा ये रह गया, हमारा ये रह गया, मैंने गलती से ये डाल दिया। आपको ये गलतियां नहीं करनी है। 5-6 चीजें मैं बता रहा हूं कि किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो अगर आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड है, जैसे आपका ओबीसी कास्ट है, तो आपको उसको सेंट्रल का अभी से बनवा के रख लेना है, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। और इसी तरह एससी सर्टिफिकेट्स भी आपका जो रहता है वो पुराना कोई इशू नहीं होता, पर वो सेंट्रल का हो, इसके लिए आपको फोकस करना है। दूसरा, अगर आपका जो आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ, मम्मी का नाम, पापा का नाम या किसी प्रकार का आपके नाम की अगर कोई इशू है तो उसको आप अपडेट करके रखिए, क्योंकि वही आपका आपके जो एप्लीकेशन है उसके साथ में लिंक होगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसको देखा जाएगा, उसी के साथ में आपका बायोमेट्रिक होगा, तो उसको अपडेट करा के बिल्कुल रख लीजिए। दूसरा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि 10th की मार्कशीट है और आईटीआई की मार्कशीट है, अगर इनके अंदर नाम वगैरह कुछ मैच नहीं कर रहे हैं, फादर का नेम या आपकी मम्मी का नाम, तो इसको अभी से अपडेट करा सकते हैं। अभी भी आपके पास में फॉर्म निकले नहीं है, उसके फॉर्म निकलने के बाद भी 1 महीना है, तो उसके अंदर आपका ये पूरी चीजें ठीक होकर आ सकती हैं। और अगर आपकी खुद की अपनी ईमेल आईडी नहीं है, वैसे तो आजकल सभी सोशल मीडिया के ऊपर है और सबकी अपना एंड्रॉइड आईफोन यूज करते हैं, तो उनकी आईडी होती ही होती है, पर अगर आपकी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो अपने नाम से, प्रॉपर नाम से एक ईमेल आईडी क्रिएट कीजिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको अपना मेल और अपना मोबाइल नंबर दोनों डालने पड़ते हैं, और उन्हीं पे आपका जो भी नोटिफिकेशन रहता है, जैसे आपके एडमिट कार्ड आया, आपका सिटी इंटीमेशन कार्ड आया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आया, सभी उसके ऊपर आता रहता है। कई बच्चे क्या करते हैं, जब फॉर्म भरने जाते हैं तो फॉर्म वाला ये ना पूछते हुए कि आपका क्या है, वो अपना भर देता है, तो सारे जो चीजें हैं, नोटिस वगैरह है, वो उसके पास आते रहते हैं, आपको मिलता नहीं, फिर आप ढूंढते रहते कहाँ से बात करें, कैसे करें, क्या कीजिए, मेरा आया कि नहीं आया एडमिट कार्ड, तो उसमें दिक्कत आएगी ही आएगी। और फॉर्म भरते समय आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर को ढंग से अपलोड करना है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर अपलोड करना है। उसमें आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो सबमिट करने से पहले प्रीव्यू कीजिए, और प्रीव्यू करते हुए देखिए कि हाँ ये सही भरा है, ये सही भरा है। कंप्यूटर जो साइबर कैफे वाला जहां से आप फॉर्म भरवाते हैं, उनके पास में ऐसे समय में बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं, तो वो जल्दी कुछ भी टाइप कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। आप उनसे फॉर्म भरवाइए, पर जब उनके पास में सफिशिएंट टाइम हो, आपके पास में 1 महीना मिलेगा, शुरुआत में जाते ही फॉर्म मत भरवाइए। 15-20 दिन जब हो जाए, जब वो थोड़ा सा ठल्ली हो जाए आदमी, उसको बोलिए भाई तू शांति से भर, मेरा फॉर्म देखा, मुझे फिर सबमिट करना, तो उस समय गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे। और अपने फोटो और सिग्नेचर अच्छे से अपलोड करके रख लेना, और अभी उनको अपनी ईमेल आईडी पे मंगवा लेना, क्योंकि वही फोटो और सिग्नेचर आपको लगने वाले हैं जब आप एग्जाम देने जाओगे, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, तब फिर ढूंढते फिरोगे, दोबारा से पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है ऐसी चीजों में। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। मुझे लग रहा था कि आपकी ये डाउट्स हो सकती है, और फॉर्म भरने से पहले आपको इन चीजों का ध्यान होना जरूरी है। अगर आपकी अभी भी कोई डाउट रह गई तो आप कमेंट में डालिएगा, और आपको इस वीडियो के अंदर अगर ऐसा लगा है कि हाँ मुझे यहाँ से थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो पहली बार आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लाइक करना तो भूलिएगा ही मत। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी प्रॉपर पोस्ट के ऊपर पूरी वीडियो बनानी चाहिए कि उसका जॉब प्रोफाइल कैसा है, कैसा उसका सैलरी स्टेटस रहता है, कितना उसको मौका मिलता है आगे प्रमोशन में, तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, हम उस पोस्ट के लिए जरूर वीडियो बनाएंगे।